हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे। और आप सभी को जैसे पता है क्लास 12 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर रहे हैं और इसी के साथ हमारे ऑलरेडी 3 वीडियो हो चुके हैं, यानी पार्ट चैप्टर फर्स्ट के और 3 पार्ट कंप्लीट हो गया है। आज है बारी पार्ट 4 की। पार्ट 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे मोहर लिपि और बांट के बारे में। यानी हड़प्पा, जब हम हड़प्पा की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कई सारे मोहरे देखने को मिलती हैं, लिपि देखने को मिलती है और बांट देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसी के बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक, वीडियो के अंत तक बने रहिए इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए, ताकि आप अपने नॉलेज को और बढ़ा सके। ये चैप्टर फर्स्ट है, मैं बता दूं आपको, चैप्टर फर्स्ट है ईंटें मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, और उसी का पार्ट 4 ये वीडियो आपके सामने है। तो इस पार्ट 4 वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मोहरे लिपि तथा बांट। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए अपना मोहरे लिपि तथा बांट के बारे में। जैसा कि आपको पता है हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कर चुका है और हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, तो हमने उसमें देखा कि हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, उसके बाद मोहनजोदाड़ो के बारे में देखा जहां पर दुर्ग और निचले शहर के बारे में जो शहर थे वो बने थे। इसके बाद हमने देखा लोथल जो एक बंदरगाह के रूप में था। उसके साथ ही हमने शिल्प देखे, शिल्प में जो कच्चे माल का निर्यात होता था वो किन किन जगहों से होता था। और उसके बाद बात करते हैं सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। सुदूर क्षेत्रों से संपर्क की बात करें तो हाल ही में पुरातात्विक सुदूर क्षेत्रों से संपर्क की बात करते हैं। हाल ही में पुरातात्विक खोज इंगित करती है कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। तो मैंने आपको बताया, इसके पिछले वाले वीडियो में आप देखेंगे कि तांबा का जो हमारे पास भंडारण था वो उस समय राजस्थान के खेतड़ी में था। राजस्थान के खेतड़ी में इसी तांबे की उपलब्धता देखते हुए वहां की जो संस्कृति मिली है उसे गणेशपुर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया था। और बात करते हैं कि हमें एक और जानकारी मिलती है कि तांबा हमें ओमान से भी मिलता है। कहां से? अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान एक जगह है, वहां से भी हम तांबा लाते थे। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकले अंश से मिले हैं, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क की ओर भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार का पात्र अर्थात एक हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। तो इस प्रकार के पात्र कहाँ से मिले हैं? ओमान से मिले हैं। और ये दर्शाते हैं कि उस समय तांबे का निर्यात कहाँ से, जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े क्षेत्र थे, बड़े नगर थे, तो वहां पर तांबे का निर्यात कहाँ से किया जाता था? ओमान से किया जाता था। अब ये जो मर्तबान है इसमें जो काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थों के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें रखे सामान को ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। अब इसमें रखा जो सामान होता था उस समय हड़प्पा वासी क्या करते थे, इस पात्र में जो भी सामान रखा जाता था वो कीमती ही होता था और इसी पात्र में रखे हुए सामान से जो विनिमय करते थे, यानी ओमानी तांबे का विनिमय करते थे। क्लियर हुई इतनी बातें? आगे बढ़े। चित्र को देखिए, आपके सामने ये चित्र है। यह मेसोपोटामिया की एक विशिष्ट बेलनाकार मुहर है। आप देखेंगे ये आपके सामने ये जो चित्र दिख रहा है ये मेसोपोटामिया की एक बेलनाकार मुहर है। तो इसको आप पिलर या वगैरह और कुछ मत समझिएगा, ये एक मुहर है। कहाँ की? मेसोपोटामिया की। परंतु इस पर बना कुबड़दार वृषभ का चित्र सिंधु क्षेत्र से लिया गया प्रतीत होता है। लेकिन इस पर जो ये कुबड़दार वृषभ बना हुआ है, यानी कुबड़दार जो बैल, आपने आसपास देखा होगा कि कुबड़दार जो बैल होते हैं वो हमारे भारत में जनरली देखा जाता है। तो ये कुबड़दार जो वृषभ का चित्र बना है, तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस वृषभ का चित्र कहाँ से लिया गया है? सिंधु क्षेत्र से लिया गया है। तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था,
अब मगान जो था वो किसके लिए नाम प्रयुक्त होता था? वो ओमान के लिए नाम प्रयुक्त होता था। मैंने आपको जब मैप दिखाया था तो उसमें आपको मगान को चिन्हित किया था। तो मगान जो था वो किसके लिए चिन्हित होता था? मगान जो होता था वो ओमान के लिए चिन्हित होता था। नाम क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ में मिलते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। यानी जो मेसोपोटामिया के स्थल से जो तांबे मिले हैं वहाँ के जो तांबे में भी हमें निकिल के अंश देखने को मिलते हैं। लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करने वाला अन्य पुरातात्विक खोज में हड़प्पाई मुहर, बांट, पासे तथा मनके शामिल हैं। लंबी खोज के पुरातात्विक खोजों में हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं? हड़प्पाई मुहर देखने को मिलेंगी, बांट देखने को मिलेंगी, पासे देखने को मिलेंगी। इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस जमाने में भी दूर दूर तक जो व्यापार होते थे वहां से वस्तुएं आयात निर्यात की जाती थी, यानी जो संपर्क थे वो काफी दूर दूर थे। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन संभवतः बहरीन द्वीप। अब मेसोपोटामिया के एक लेख दिलमुन जो किसके लिए बताया गया है? बहरीन द्वीप के लिए। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सभी चीजों को पढ़िएगा और नोट डाउन जरूर करिएगा। मेरे साथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने साथ कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। तो सभी लोग नोट डाउन करते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। मेसोपोटामिया के लेख में दिलमुन जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बहरीन के लिए। और मगान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान के लिए। मगान तथा मेहलुआ संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। मगान तथा मेहुला संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। मानक क्षेत्र में यानी कौन कौन से? दिलमुन, मगान, मेलुहा, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये शब्द हड़प्पाई क्षेत्रों के लिए प्रयुक्त हुआ है। संपर्क जानकारी से मिलती है कि लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं। कर्नियल, जैसे कि मैंने बताया था, ये लाल रंग की मिट्टी होती है। लाजवद मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां मेलुहा के विषय में हमें जानकारी देती हैं। समझ में आया सब लोगों को? इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें बहुत सारी की वर्ड्स हैं जो आप नोट डाउन करेंगे कि मगान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ओमान के लिए। साथ ही जो दिलमुन शब्द है वो बहरीन के लिए है। मगान, दिलमुन, मगान और मेलुहा ये कौन से क्षेत्र थे? ये हड़प्पाई क्षेत्र थे। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दी। आप एक और देखेंगे, नाव के चित्र वाली मुहर है। ये नाव के चित्र वाली मुहर है। इस पे ऊपर आपको एक छिपकली जैसी रचना भी दिखने को मिलेगी। मेसोपोटामियाई मिथक यह बताता है तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। अब हाजा पक्षी कौन था? हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसके अपने आवाज से मिली थी या किसी और कारण से? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया के संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा, ये मेसोपोटामिया का जो लेख है, मेलुहा जो को है वो मेसोपोटामिया का लेख है। तो मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविक का देश कहा जाता है। मेसोपोटामिया का जो लेख है, लेख कौन सा? मेलुहा को नाविक का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त हम मुहरों पर जहाज तथा नावों के चित्रांकित देख पाते हैं। तो मेसोपोटामिया का लेख मेलुहा को क्या कहा जाता है? नाविकों का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा मेरे साथ। मेसोपोटामिया का लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आप देख पाएंगे इस प्रकार के आकृति उस समय मुहरों में और विभिन्न प्रकार के चीजों में देखने को मिलती थी। इस प्रकार की आकृति आपको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं मुहरों में देखने को मिलती थी, जो यह संकेत करती हैं कि लिपि का पर्याप्त विकास नहीं था। लोग सिंबल से यानी चित्रों से ही अपने काम चलाते थे। अब बात करते हैं मुहरों और मुद्रांकन का।
लिपि बांट और लिपि मुहरे लिपि और बांट में हम पढ़ते हैं मुहरे और मुद्रांकन। मुहरों और मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। अब मुहरों का प्रयोग क्यों होता था, मुहरों और जो मुद्रांकन थे उनका प्रयोग क्यों होता था, तो लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। क्यों होता था? मुहरों और मुद्रांकों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया, उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी सी गीली मिट्टी जमा कर एक या अधिक मुहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मुहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने तक मुद्रांकन अड़ुच्छिन रहा, तो इसका अर्थ है कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का पता चलता था। तो मुद्रांकन जनरली क्यों होता था? जैसे आज के ज़माने में हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उसमें सील या कुछ भी लगाते हैं, एक प्रकार से मुहर जो होती थी वो सील होती थी। क्या करते थे मुहर को, अगर हमें कोई सामान एक ही स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो उसके मुख पे जो गांठ होती थी उसको रस्सी से बांध देते थे और उसी रस्सी से बांधी हुई गांठ में गीली मिट्टी जमा कर उसमें मुहर लगा दी जाती थी। मुहर क्या होता था, गीली मिट्टी में छप जाती थी यानी उकर जाती थी और इसके साथ ही उसमें एक मुहर की आकृति आ जाती थी। अब जब जो गंतव्य स्थान था यानी जहाँ पे हमें इस सामान की डिलीवरी करनी है वहां तक ये सामान ये मुहर इसी प्रकार से रहे, तो इससे हम समझ जाते थे कि सामान के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो मुहर का असली उपयोग इस काम में लिया जाता था। क्लियर हुआ मुहरों का उपयोग क्यों किया जाता था? एक रहस्यमयी लिपि के बारे में समझते हैं। रहस्यमयी लिपि समानतः हड़प्पाई मुहर पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। हड़प्पाई मुहर में आप देखेंगे एक पंक्ति में कुछ आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा जो संभवतः मालिक के नाम और पद को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव दिया कि इस पर बना चित्र आमतौर पर एक जानवर है। इस पर बना हुआ चित्र क्या है? आमतौर पर एक जानवर है। अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता है। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त हैं। सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह हैं। सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह मिलेंगे आपको? 26 चिन्ह देखने को मिलेंगे। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है, पर निश्चित रूप से यह वर्णमाली जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसी लिखी जाती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मुहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर यह संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्ण की गई दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। तो जो ये मुहरें थी इसमें जो लिपि लिखी होती थी वह कैसे लिखी होती थी? दाएं से बाएं की तरफ लिखी होती थी। क्लियर, समझ में आ गया? ये मुद्रा जो है वह रोपड़ से मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है, जैसे मुहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के अवंठ, तांबे तथा मिट्टी के लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़ें, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी या नहीं थी? यानी इससे हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे थे जो इन चीज़ों को समझ सकते थे, और कुछ चीज़ें सांकेतिक होती थी जो ये दर्शाती हैं कि कुछ अनपढ़ लोग भी थे जो जिनको भाषा का या जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था वो सांकेतिक रूप को समझते थे। अब बात करते हैं बांट की। बांट क्या? यानी जो मेजरमेंट करने का वस्तु होता था। जैसे आप कुछ सामान लेने जाते हैं मार्केट में, तो आप सब्जी लेने जाएंगे तो आपके जनरली देखा है कि एक साइड बांट रखा होता है और एक साइड आपकी सब्जी रखी होती है। तो बांट अलग अलग वेट के होते थे। चलिए अब समझते हैं हड़प्पावासी किस प्रकार के बांट को उपयोग करते थे। बांट विनिमय बांटों की एक सूक्ष्म या परिशुद्धि प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे।
बांट विनिमय बांटों का एक सूक्ष्म तथा परिशुद्ध प्रणाली द्वारा नियंत्रित थे। ये बांट समानतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। जो बांट होते थे, ये जो बांट थे वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। किस पत्थर थे, पत्थर से? तो चर्ट नामक पत्थर होता था। चर्ट नामक पत्थर से ये बांट बनाए जाते थे और आमतौर पर किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। इन बांटों के निचले मापदंड द्विधारी इत्यादि, द्विधारी मतलब 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 1200, 800 तक थे, जबकि ऊपरी मापदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। जो ऊपरी मापदंड था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। छोटे बांटों का प्रयोग संभवतः आभूषणों और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था और धातु से बने तराजू के पल्ले भी हमें देखने को मिलती हैं। तो बात करते हैं बांट की। तो बांट की बात करें तो उस समय क्या होता था, बांट चर्ट नामक पत्थर के बनाए होते थे और यह किस पे मापदंड लिखे होते थे, तो यह द्विधारी नंबर पर लिखे होते, यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 12,800 तक लिखे मिलते थे। और जो ऊपरी मापदंड था वह दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। क्लियर हुआ इतनी बातें? आगे बढ़ें क्या? किसी को डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देगा। वीडियो कैसा लग रहा है आपको ये भी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताया करिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, अपने छोटे भाई बहनों को शेयर करिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आपकी पूरी कंप्लीट 12th की NCERT हिस्ट्री हम कंप्लीट कराएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राचीन सत्ता की। प्राचीन सत्ता की बात करते हैं। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एक रूपता को ही ले लें, जैसे मृद भांडों, मुहरों, बांटों और ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक के पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियां विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित हो गईं। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने और विशाल दीवारों तथा चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। इन सभी क्रियाकलापों को कौन संगठित करता था? अब हमें जानने की बात यह है कि ये सभी काम जो होते थे इनको करने वाला लीडर कौन था? एक तरह से लीडर कहा जाए तो वो लीडर कौन था? चलिए समझते हैं। प्रासाद तथा शासक। प्रासाद तथा शासक के बारे में बात करते हैं। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कई तरत्व उत्तर नहीं देते। पुरातात्विकों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु संभवतः कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली। एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी, तो ये पत्थर की मूर्ति मिली, इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास में तथा वहां के पुरोहित राजाओं में से परिचित थे। यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, लेकिन जैसा कि हमने देखा, हड़प्पा सभ्यता के अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से नहीं समझी जा सकी हैं और न ही यह जानने में साधन उपलब्ध है कि क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। कुछ पुरातत्वविद इस मत से हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। दूसरे पुरातत्व यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पुरातत्व में समानता देखने को हमें मिलती है। नियोजित बस्तियों के साथ साक्ष्यों, ईंटों के आकार के निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोतों के समीप स्थापित होने से नष्ट है। अभी तक
की स्थिति की अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए तथा क्रियान्वित किए जाते होंगे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री आपको हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।